हेलो साथियों, मैं हूं सैफान अली और आप देख रहे हैं पीसीबी क्लासेस 2.0। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईद के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पीसीबी से जुड़ी जो सारी क्लासेस हैं क्लास 10th के लिए, वो हमने आज से स्टार्ट कर दी हैं और आज ये हमारा पहला क्लास है। तो इस पहले क्लास में भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और बच्चों इनको हल करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा में आने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। और ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल व समतल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल का, या फिर ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, या फिर डी मिट्टी। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस को बनाने के लिए नहीं करते हैं? तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक मिनट बच्चों। तो मिट्टी का प्रयोग हम नहीं करते हैं लेंस को बनाने के लिए। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल का प्रयोग तो होता ही है लेंस बनाने में, और कांच का तो बनता ही है, प्लास्टिक का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, मगर मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अपना आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम के से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है वो बताना है आपको कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। आपतन कोण इक्वल होता है परावर्तन कोण के, या फिर परावर्तन कोण इक्वल होता है आपतन कोण के, या फिर सी है आपतन कोण इक्वल होता है विचलन कोण के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है, सॉरी बच्चों, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती, एक्चुअली यहाँ ये पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें किस माध्यम में गमन करती हैं? सीधी रेखा में, या फिर टेढ़ी रेखा में,
या ऑप्शन सी किसी भी दिशा में वो गमन कर सकती हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें किस माध्यम में गमन कर सकती हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं? सीधी रेखा में। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। कोई माध्यम है अगर, तो फिर उस माध्यम से अपवर्तनांक का मान कितना होगा वो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? एक नियम, दो नियम, या फिर तीन नियम, या फिर चार नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। क्या मीटर होता है, या मीटर स्क्वायर होता है, या डायोप्टर होता है, या डी इनमें से कोई नहीं होता है? तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो लेंस की क्षमता का जो मापन होता है वो डायोप्टर में होता है। किस में होता है? डायोप्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग लेंस की क्षमता को डायोप्टर से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, वो उल्टा होता है, या ऑप्शन बी सीधा होता है, या ऑप्शन सी आवर्धित होता है, या वास्तविक होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव सीधा बनाता है। सीधा व काल्पनिक अवतल के लिए, और उल्टा वास्तविक किसके लिए होता है? ये होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? अभी हमने आपको बताया ये जो प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या वास्तविक प्रतिबिंब, या सी नंबर ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, या यूँ इसको कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बच्चों बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काल्पनिक बनता है। अच्छा इसको क्या और बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। बात एक ही है, आभासी प्रतिबिंब बोल लो या तो फिर काल्पनिक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, या फिर डी 10 सेंटीमीटर? तो चलिए बच्चों जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसको किसको इसका आंसर पता है, वो आप बताइए। हम वेट कर लेते हैं 5 सेकंड आपका वेट कर लेते हैं आपके आंसर्स का। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में बताया भी गया होगा आपको। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला क्या होता है? दर्पण के लिए प्रयोग होता है।
अब इसी सूत्र के माध्यम से हम फोकस दूरी निकालने वाले हैं। और बच्चों आपको पता भी होगा कि F बराबर क्या होता है। जब हमें फोकस दूरी निकालनी होती है तो F बराबर 8/2 होता है। तो देख लेते हैं हम, इससे इस सूत्र को लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ F निकालना है, फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या हमें नहीं दी गई होती तो हम क्या करते, तो बच्चों हम इसका प्रयोग करते, ये हमारे पास जो सूत्र रखा हुआ है। फिलहाल हमारा इससे काम चलने वाला है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे हल करना है। F बराबर R का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर बटे 2, तो इसको हम भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, तो आंसर हमारा है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो यहाँ इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इस प्रश्न में आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्योंकि I बराबर सदैव R होता है। I बराबर कितना होता है, R होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है बच्चों, ये बताना है। ए है 50 सेंटीमीटर, बी है -50 सेंटीमीटर, सी है +20 सेंटीमीटर, डी है -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो चलो इसमें भी एक सूत्र का प्रयोग होगा, वो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। जैसे F बराबर अभी हमने देखा था R/2 होता है, तो इसी प्रकार से यह हमारा P बराबर 1/F होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब क्षमता हमें दे रखी है 2D, यानी कि 2 डायोप्टर है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो वैल्यू दी गई है वो 50 मतलब सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमें आंसर भी सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर की बात होती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं P बराबर 100/F कर देते हैं। तो ये हमारा, आप देखते हैं इसको किस तरह से हमें लगाना है। तो 100/F का मान कितना दिया है, F बराबर 1/P होता है। सॉरी बच्चों, ये नहीं, हमें यहाँ आपको दिखाते हैं, हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो हमारे पास F बराबर 1/P हमें करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अब जब हमें F निकालना है तो F बराबर 100 यहाँ पे कितना करेंगे, P का मान कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया है ना, तो 2 से 100 को काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 50। तो 50 कितना आएगा, सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इज द राइट आंसर 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। कहाँ रखना होगा ये बताना है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। तो ये बच्चों हमको रखना होगा 2F पर रखना होगा। चलिए इसको हम आपको समझा देते हैं अच्छे से, चिंता करने की बात नहीं है, सब काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कोई, ये हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास कोई एक दर्पण है,
मान लेते हैं। चलिए ये हमारे पास एक दर्पण है और सॉरी बच्चों, ये जो दर्पण है तो इसका कोई ना कोई केंद्र भी होगा और इसका कोई क्षेत्र भी होगा। तो मान लो यहाँ कोई वस्तु है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब कब बनेगा? जब हम वस्तु को यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे? ये कोई सेंटर होगा और यहाँ कहीं पे ये हमारा फोकस पॉइंट होगा यहाँ पर। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर इस दर्पण पर पड़ेंगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एफ को काटते हुए यहाँ से निकल जाएंगी। तो ये जो बिंदु हमारा कहीं यहाँ होगा तो ये हमारा होगा, कितना होगा? 2F होगा। तो बच्चों ये 2F होगा हमारा, कोई कुछ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 2F। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बच्चों। इसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये देखो यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसके आगे का शीशा ये वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं हेडलाइट। क्या बोलते हैं? हेडलाइट। ये है हेडलाइट। और ये वाले जो दो हमारे मिरर लगे होते हैं इस तरह से किसी भी बाइक में, तो बच्चों ये जो मिरर लगे होते हैं, ये मिरर होते हैं, कौन से मिरर होते हैं? इनको बोलते हैं साइड मिरर। इनको हम क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। ये होते हैं हमारे साइड मिरर। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है? मोटर गाड़ी की हेडलाइट में, यानी कि इसमें पूछा गया है कि किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, या फिर ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? ये हमसे पूछा गया है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या तो शून्यात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो भाई क्यों नहीं? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वो भी कैसी होती है? धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होती है। ये लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? चलो इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, ये पूछा गया है। तो ए अवतल दर्पण में, या फिर बी उत्तल दर्पण में, या दोनों में? बताइए क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए बा बी, दोनों में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों में बदल जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तेल लगा कागज होता है, क्या होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभाषक, या इसमें से कोई नहीं। तेल लगा
जो कोई भी कागज का टुकड़ा है वो कैसा होता है, ये बताना है आपको। तो बच्चों मान लो कि जैसे कोई कागज का एक ये टुकड़ा है, अगर इसको हम तेल से लेपित कर देते हैं या तेल से गीला कर देते हैं तो क्या वो पारदर्शक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें दिखाई ही नहीं देगा, तेल की वजह से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अपारदर्शक पारदर्शक तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, पारदर्शक नहीं होगा क्योंकि तेल डल जाएगा तो भाई दिखाई नहीं पड़ेगा भाई साहब उसमें, सॉरी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। एक सेकंड, तो ये वाला हमारा पहले ही गलत हो गया साहब। अब यहाँ देखते हैं कि अपारदर्शी होता है क्या? तो भाई ये तेल का ये एक कागज है, इसमें तेल इसमें लगा दिया गया है, तो भाई अपारदर्शी कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो झलकेगा ना। कागज का जो गीला टुकड़ा होता है तेल का, उससे हल्का हल्का सा आपने कभी देखा होगा इस प्रयोग को करके, या वैसे ही नॉर्मली आपने जीवन में देखा होगा, तो वो जो टुकड़ा होता है ना हल्का सा उससे बाहर की ओर हमें कुछ थोड़ा सा नजर आता है। तो इसलिए हम बिल्कुल से नहीं होगा तो ये भी नहीं कह सकते कि अपारदर्शी होगा। पारभाषक, तो हाँ जी बिल्कुल पारभाषक होता है, क्योंकि हमें उससे थोड़ा बहुत नजर आता रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है बच्चों। एक सेकंड, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। रोगियों के कान, नाक और गले की जांच हेतु किस दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है? अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी कमेंट में बताइए कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 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 कह रहा है। सूर्य के से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है ये आपको बताना है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसृत प्रकाश पुंज, या संसृप्त प्रकाश पुंज, या समांतर? तो बच्चों ये जो सूर्य से आने वाले प्रकाश का जो पुंज होता है वो संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या सभी कथन सत्य हैं? जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से होकर प्रकाश की चाल सघन माध्यम की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा? विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही है। चलिए देखते हैं इसको एक बार। ये मान लो कोई प्रकाश की किरण है ये, और ये इसका माध्यम कैसा है? विरल माध्यम। अच्छा विरल एक्चुअली होता क्या है? तो जो निर्वात होता है जैसे कि खाली जगह है तो वो विरल माध्यम होता है। और सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा? सघन माध्यम जैसे कि कोई ये पानी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पानी है। अब ये पानी से गुजर के अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, यहाँ से गुजरती है, मान लो यहाँ से होकर गुजर रही है, तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस पर जो प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पूछा गया है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, या बराबर होती है, या फिर तीनों कथन सत्य हैं?
तो जो बच्चों प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है या फिर कण माना गया है, या इनमें से कोई नहीं? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है या कण माना गया है, या सी व बी दोनों माना गया है, ए व बी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को तरंग माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती हैं, अतः इस झुकाव के बारे में पूछा गया है कि वो अविलंब से दूर होता है, अविलंब के समांतर होता है, या अविलंब की ओर होता है, या अविलंब के लंबवत होता है? तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो धीमी हो जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती हैं, अतः इसका झुकाव किस ओर होगा? अविलंब की ओर होगा, या अविलंब से दूर होगा, या उसके समांतर होगा? तो बच्चों देख लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरणें हैं, ये यहाँ से चलती हुई इससे टकराकर इधर वापस चली जाएंगी, या आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। तो ये जो अविलंब बनेगा, ये अविलंब है। यहाँ पे ये बच्चों अविलंब है। यही पूछा गया है कि अविलंब से दूर जाती हैं, या अविलंब के समांतर होती हैं, अविलंब की ओर हो जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, ये आपको बताना है। ये किस प्रकार की हो जाएंगी? ये आपको बताना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अविलंब की ओर होता है। ये जो अविलंब यहाँ हमने डाला है, तो ये प्रकाश की किरण की दिशा क्या बता रही है? कि अविलंब की ओर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी ऑप्शन बी 2 मीटर, या ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर? तो आपको ये बताना है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? सेंटीमीटर होती है या फिर मीटर होती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए।
ये किस तरह की होती है, इसका मापन कैसे होता है वो आपको बताना है। डायोप्टर, देखिए बच्चों, ये जो डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है ये हमारी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, ओनली 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, याद करें। आपकी कक्षा 10वीं परीक्षा में ये बहुत उपयोगी प्रश्न में बार बार परीक्षाओं में यही वो विकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान के ये प्रश्न आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो और पढ़ाने का लहजा अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें। अगला इसका पार्ट 2 आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, खुश रहें, आबाद रहें।